हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके बीए प्रोग्राम के थर्ड सेमेस्टर की लोकतंत्र का सिद्धांत और व्यवहार, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स यानी कि आपका DSC 6 मेजर पेपर का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इस सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं बीए प्रोग्राम के थर्ड सेमेस्टर के थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 4 के चैप्टर नंबर 4 के इस वीडियो लेक्चर में, जो कि हमारा लास्ट यूनिट और लास्ट चैप्टर रहने वाला है। इससे पहले की वीडियो में हमने यूनिट नंबर 3 के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में हम हमारे यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 4 विविधता, प्रतिनिधित्व, वैश्वीकरण और वैश्विक मुद्दा के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट डालना ही नहीं है, बल्कि हर आवाज को सुना जाना है। लेकिन जब समाज में भाषाएं, धर्म, जातियां और संस्कृतियां अलग अलग हो, तो क्या लोकतंत्र सबको बराबर जगह दे पाता है? तो आज हम समझेंगे लोकतंत्र में विविधता और प्रतिनिधित्व की असली कहानी को। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं, वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय या सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन से कर लेते हैं। परिचय में हम देखें तो 21वीं सदी में लोकतंत्र को नई चुनौतियां मिली है। तो स्टूडेंट, 21वीं सदी में जो लोकतंत्र है वो पहले से कहीं जुदा ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है। अब यह केवल राष्ट्रीय स्तर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वैश्विक मुद्दों से भी जुड़ गया। तो अब जो लोकतंत्र है वो सिर्फ राष्ट्रीय सीमाओं तक नहीं रहा, इसको वैश्विक और बहुसांस्कृतिक मुद्दों में भी जोड़ा गया है, उस तक भी ये जुड़ चुका है। तो विविधता, प्रतिनिधित्व और वैश्वीकरण लोकतंत्र की दिशा तय करने वाले प्रमुख तत्व है। तो स्टूडेंट, हर देश को अब 3 बड़ी चुनौतियां झेलनी पड़ रही है। फर्स्ट हमारी विविधता, सेकंड हमारा प्रतिनिधित्व, थर्ड हमारा वैश्वीकरण। तो विविधता यानी कि हर भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति को समान सम्मान देना। प्रतिनिधित्व यानी कि जनता की इच्छा और पहचान को सही तरीके से राजनीति में लाना। वैश्वीकरण यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के बीच लोकतंत्र का संतुलन बनाए रखना। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है विविधता यानी कि डाइवर्सिटी का। तो विविधता की अगर हम बात करें, तो विविधता में हम सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय एकता और सामूहिक स्वायत्तता। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखें भारत जैसे देशों में भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति की विविधता है। तो भारत जैसे देशों में विविधता ही पहचान है। यहाँ पर 22 भाषाएं, सैकड़ों बोलियां, अनेक धर्म और 8 संस्कृतियां हैं। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, जो हमारा भारत है वो हमारा विविधता में एकता वाला देश है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो हमारा विश्व है, हमारे विश्व में टोटल 8 धर्म पाए जाते हैं और जो 8 धर्म के अनुयायी है यानी कि जो मानने वाले हैं वे हमारे भारत में पाए जाते हैं। और यहाँ पर हमारे विश्व में 1600 से ज़्यादा भाषाएं हैं जो कि लोगों की मातृभाषाएं हैं। उसमें से जो 22 भाषाएं हैं वो हमारे भारत की मातृभाषाएं हैं। और जो नृत्य है वे 100 से भी ज़्यादा नृत्य हमें देखने को मिल जाते हैं। तो लोकतंत्र तभी सफल होता है जब यह विविधताओं को सम्मान देकर उन्हें राष्ट्रीय एकता से जोड़े। तो स्टूडेंट, लोकतंत्र हमारा तभी सफल माना जाता है जब विविधताओं को दबाया नहीं जाता बल्कि उनको सम्मान दिया जाता है। तो विविधता को राष्ट्रीय एकता से जोड़ना ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी सफलता है। तो यहीं पर मेरा एक थॉट याद आ जाता है, नेहरू जी की एक पुस्तक है। तो जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जैसे कि आप सभी ने सुना भी होगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के बारे में, यानी कि भारत की खोज। तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो भारतीय एकता है ना, जो भारतीय विविधता है, उसके बारे में उन्होंने कुछ शब्द बोले हैं। उसमें उन्होंने लिखा है कि भारतीय एकता बाहर से थोपी कोई चीज नहीं है, बल्कि इसमें गहरे विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। तो यही हमारी भारतीय विविधता के बारे में डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज नामक पुस्तक में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है। तो स्टूडेंट, आप एक उदाहरण देखिएगा
उदाहरण में हम देखेंगे तो भारतीय संविधान ने संघीय ढांचे और राज्यों को स्वायत्तता दी। तो भारतीय संविधान ने संघीय ढांचा अपनाया, जहाँ पर राज्यों को अपनी भाषा और संस्कृति बनाए रखने की आज़ादी दी गई है, यानी कि एकता में विविधता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यही हमारे भारतीय लोकतंत्र की एक आत्मा है। तो यही था हमारा राष्ट्रीय एकता और सामूहिक स्वायत्ता। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है नागरिकता का प्रश्न और विविधता। तो स्टूडेंट, विविध समाजों में नागरिकता का अर्थ केवल कानूनी दर्जा नहीं बल्कि समान अधिकार और अवसर भी है। तो विविध समाजों में नागरिकता सिर्फ कानूनी दर्जा नहीं है बल्कि यह समान अधिकारों और अवसरों का एक प्रतीक भी है। प्रवासी, अल्पसंख्यक और आदिवासी समुदायों के अधिकार महत्वपूर्ण मुद्दा बनते हैं। तो हर नागरिक, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे प्रवासी हो, चाहे आदिवासी हो, उसे बराबर हक मिलना ही लोकतंत्र की सच्ची परीक्षा है। यानी कि लोकतंत्र तभी सफल माना जाता है जब समाज के हर वर्ग को महसूस हो कि यह देश मेरा है और मेरी आवाज की कद्र है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा नागरिकता का प्रश्न और विविधता। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा प्रतिनिधित्व को लेकर आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रतिनिधित्व के बारे में, जिसमें हमारा सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो हमारा आता है लोकतंत्र और प्रतिनिधित्व को। तो डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेशन को हम जोड़ लेते हैं। तो लोकतंत्र की आत्मा है कि जनता की इच्छाएं प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार में व्यक्त हो। तो स्टूडेंट, जो लोकतंत्र की आत्मा है वो चाहती है कि जो जनता की इच्छा है वो सरकार में प्रतिबिंबित होनी चाहिए। जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है ताकि वे उसकी ओर से निर्णय ले सके। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या हमारे प्रतिनिधि वाकई हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो समान और निष्पक्ष प्रतिनिधित्व ही हमारे लोकतंत्र की एक नींव है। तो यही था हमारा लोकतंत्र और प्रतिनिधित्व। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है नागरिक राय और प्रतिनिधित्व को लेकर। तो इसमें हम देखेंगे मीडिया, जनमत सर्वेक्षण, चुनाव, ये सब नागरिक राय को सामने लाते हैं। तो मीडिया सर्वेक्षण और जो चुनाव है वे जनता की राय को सामने लाते हैं। लेकिन जो लोकतंत्र है वो तभी मजबूत होता है जब सरकार सचमुच जनता की आवाज़ सुनती है। तो सरकार को नागरिकों की आवाज़ सुननी पड़ती है। तो सिर्फ चुनाव के वक्त ही नहीं बल्कि हर नीति में सरकार को नागरिकों की आवाज़ सुननी चाहिए। तो स्टूडेंट, यही था हमारा नागरिक राय और प्रतिनिधित्व। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है पिटकिन का विचार। यानी कि जो हमारे हन्ना पिटकिन जी है, उन्होंने राजनीतिक विचारक जो हमारे हन्ना पिटकिन जी है, तो उन्होंने प्रतिनिधित्व को 4 रूपों में समझा। उन 4 रूपों को हम देख लेते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं पिटकिन के विचार के बारे में। पिटकिन ने प्रतिनिधित्व को 4 रूपों में समझाया, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है फॉर्मल, यानी कि औपचारिक, चुनाव और अधिकारों के अधिकार पर। तो चुनाव और अधिकारों के आधार पर प्रतिनिधित्व करना ही हमारा औपचारिक रिप्रेजेंटेशन, औपचारिक प्रतिनिधित्व है, यानी कि फॉर्मल प्रतिनिधित्व है। सेकंड आता है प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक। इसमें प्रतिनिधि जनता का प्रतीक होता है। तो प्रतिनिधि जनता का प्रतीक होता है, जैसे कि राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतीक है। तो ये हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। थर्ड आता है वर्णात्मक, जिसमें प्रतिनिधि जनता की विविधता को प्रतिबिंबित करे, जाति, लिंग, वर्ग। तो जब प्रतिनिधि समाज की विविधता को दर्शाता है, जैसे कि जाति, लिंग, धर्म आदि, ये सभी हमारे वर्णात्मक प्रतिनिधित्व होता है। फोर्थ आता है सारगर्भित। सारगर्भित में हम देखें तो प्रतिनिधि जनता के हित में वास्तविक काम करे। तो प्रतिनिधि जनता के हित में वास्तविक काम करे, इसको हम सारगर्भित प्रतिनिधित्व कहते हैं। तो स्टूडेंट, जो लोकतंत्र है वो सिर्फ चुनाव जीतने का ही एक नाम नहीं है बल्कि वो जनता की सच्ची सेवा और समान प्रतिनिधित्व का भी एक नाम है। तो यही था हमारा पिटकिन का विचार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है लोकतंत्र और प्रतिनिधित्व। तो केवल चुनावी प्रतिनिधित्व काफी नहीं, नागरिकों की सक्रिय भागीदारी और जवाबदेही भी लोकतंत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी होती है। तो यही था हमारा लोकतंत्र और प्रतिनिधित्व। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ग्लोबलाइजेशन का आता है, यानी कि हमारे वैश्वीकरण का आता है। तो स्टूडेंट, जब पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई थी तो क्या लोकतंत्र सिर्फ एक देश की बात रह गया था? तो उसी के बारे में हम बात कर लेते हैं, भूमंडलीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्लोबलाइजेशन के अर्थ के बारे में। आखिर जो ग्लोबलाइजेशन है उसका अर्थ क्या है? तो वैश्वीकरण ने दुनिया को जोड़ा है, व्यापार, संचार और संस्कृति के माध्यम से। अब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था या नीति सिर्फ उसके भीतर तक ही सीमित नहीं रहती, एक देश का निर्णय दूसरे पर असर भी डालता है। तो स्टूडेंट, अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले वैश्विकतावादी की प्रतिक्रिया के बारे में। तो वैश्वीकरण से व्यापार, संचार और संस्कृति का विस्तार हुआ। समर्थकों के अनुसार यह विकास और अवसर लाता है। तो समर्थकों का मानना है कि वैश्वीकरण से विकास, सहयोग और अवसर बढ़ता है। लोगों को नए विचार, नई नौकरियां और नई तकनीक भी मिलती है।
तो एक तरह से यह विश्व लोकतंत्र की शुरुआत भी है। तो ये थे हमारे वैश्विकतावादी की प्रतिक्रिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है विभाजित विश्व और विभाजित राष्ट्र का। तो इसमें हम बात कर लेते हैं विभाजित विश्व और विभाजित राष्ट्र की। लेकिन वैश्वीकरण से असमानता बढ़ी है, विकसित और विकासशील देशों के बीच खाई गहरी हुई है। तो स्टूडेंट हकीकत तो इससे अलग है। हकीकत हमारी यही है कि जो वैश्वीकरण है उसने अमीर और गरीब देशों के बीच की जो खाई है उसको और ज़्यादा गहरा कर दिया है। विकसित देश और कॉरपोरेट कंपनियां कमजोर अर्थव्यवस्था पर हावी हो गई है। राष्ट्र के भीतर भी अमीर गरीब शहरी ग्रामीण का अंतर बढ़ा। उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में भी जो अंतर है वो और ज़्यादा गहरा हो गया। तो स्टूडेंट यही था हमारा विभाजित विश्व विभाजित राष्ट्र का सिद्धांत। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा वैश्वीकरण का दावा आता है। वैश्वीकरण का दावा के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो वैश्वीकरण शांति समृद्धि और सहयोग का वादा करता है, लेकिन व्यवहार में यह पूंजीवादी शक्तियों के हित में ज़्यादा दिखता है। तो स्टूडेंट गरीबी, बेरोजगारी, पर्यावरण संकट और सांस्कृतिक असमानता, इन सब ने जो लोकतंत्र के जरिए है उन सभी को चुनौती दे दी है। तो इससे ही हमारा जो वैश्वीकरण का दावा है वो किया गया है। तो ये था हमारा वैश्वीकरण का दावा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है वैश्वीकरण का नारीवादी दृष्टिकोण। तो अब हम बात कर लेते हैं वैश्वीकरण के नारीवादी दृष्टिकोण के बारे में। तो नारीवादी चिंतकों के अनुसार वैश्वीकरण ने महिलाओं पर दोहरा प्रभाव डाला। तो जो नारीवादी विचारक है वे कहते हैं कि जो वैश्वीकरण का असर है वो महिलाओं पर दो तरफा पड़ता है, पहला सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक। तो सकारात्मक में देखें तो अवसर, शिक्षा, रोजगार बढ़े। तो महिलाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़े, ये एक सकारात्मक पक्ष रहा। लेकिन श्रम का शोषण, असमानता और लैंगिक हिंसा भी बढ़ी। तो नकारात्मक पक्ष में जो महिलाओं का श्रम है वो सस्ता हुआ, उनका शोषण बढ़ा और लैंगिक हिंसा व असमानता भी बढ़ी। यानी कि जो वैश्वीकरण है उसने महिलाओं को आवाज तो दी, लेकिन समानता अभी भी अधूरी है। तो स्टूडेंट यही था हमारा वैश्वीकरण का नारीवादी दृष्टिकोण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष। तो अब हम ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष या एक कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। निष्कर्ष में हम बात करें तो लोकतंत्र को आज विविधता, प्रतिनिधित्व और वैश्वीकरण की चुनौतियों से गुजरना पड़ रहा है। तो स्टूडेंट आज का जो लोकतंत्र है वो तीन दिशाओं से गुजर रहा है। फर्स्ट हमारा विविधता की चुनौती, हर समुदाय को समान अवसर देना। सेकंड, नागरिकता और समान अधिकार सुनिश्चित करना जरूरी है। थर्ड, प्रतिनिधित्व को केवल चुनाव तक सीमित न रखकर सार्थक और जवाबदेह बनाना होगा। तो जो जनता की सच्ची इच्छा है उसको राजनीति में लाना। फोर्थ आता है हमारा वैश्वीकरण को न्यायपूर्ण और मानव केंद्रित दिशा में ले जाना आवश्यक है। तो वैश्विक दबाव के बीच न्याय और असमानता जो है उसको खत्म करना। और लोकतंत्र का भविष्य तभी सुरक्षित है जब वह न्यायपूर्ण, समावेशी और मानवीय बने रहेगी। तो स्टूडेंट यही थी लोकतंत्र की अंतिम यात्रा, विविधता से लेकर वैश्वीकरण तक की कहानी। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है और साथ ही हमारी यूनिट नंबर 4 भी कंप्लीट होती है। क्योंकि यूनिट नंबर 4 में हमारा टोटल एक ही चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो इसी के साथ हमारा थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट होता है। क्योंकि इस सब्जेक्ट के सिलेबस में हमारे टोटल 4 ही यूनिट थी जो कि मैंने आपको बता दी है। तो यही था हमारा थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी सब्जेक्ट। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को इस सब्जेक्ट के पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा जहां हम बात करेंगे किसी अदर सब्जेक्ट की। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।